मेरे ससुर एक गरीब लड़की को काम करने के लिए हमारे घर ले आए। वह लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। काम से फ्री होकर वह मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। एक दिन मेरे पति ने बदनामी के डर से तंग आकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। तब मेरे ससुर ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया और उस लड़की को दोबारा घर में वापस बुला लिया। मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस लड़की के कपड़े पहनकर अपने ससुर के कमरे में जाकर देखूं। तो मैंने ऐसा ही किया और जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम सुलेखा है, हम सब लोग एक ही घर में रहते थे और यह मेरे पति का खानदानी घर था। मेरे घर में मेरे पति और उनका एक भाई था, लेकिन मेरे देवर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अब मेरे पति और ससुर ही थे और मेरे घर में मेरे ससुर का सिक्का चलता था। घर में दौलत, पैसा, नौकर जाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक नौकरानी थी। उसका नाम रानी था। असल में उसका असली नाम सोनम था, लेकिन वो कहती थी मेरी जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की पर सोनम नाम शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने अपना नाम रानी रख लिया था। तो वह एक नौकरानी थी, लेकिन उसके हाव भाव किसी महारानी से कम नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि मेरे ससुर उसे सर चढ़ा रखा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो मेरे ससुर की चाहती थी, उनका सारा काम वही करती थी। मेरे ससुर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे तो उनको खिलाना पिलाना, दवाई देना, उनका सारा काम वही देखा करती थी। यहाँ तक कि उनकी टांगे दबाना, उनके कमरे की सफाई करना वही करती थी और जब वो अकेले होते तो उनसे बातें भी किया करती थी। यह सब काम उसी के थे। शाम से कहते हैं कि तुम लोगों के होने का क्या फायदा, जो काम वह नौकरानी कर रही है वह काम तुम लोगों को करने चाहिए। अपने ससुर की देखभाल, उनका ख्याल रखना, खाना पीना सब तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती। कल जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो सारी दौलत पैसा उसके नाम कर देंगे, फिर मुंह देखते रहना। मेरे देवर की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह अपने पीछे अपने 3 बेटे छोड़ गए थे और हमारा कोई बेटा नहीं था, इसलिए मेरे पति को चिंता रहती कि सारी की सारी दौलत उनमें बट जाएगी, हमें क्या मिलेगा, हमें तो सिर्फ चंद रुपए मिल जाएंगे और वह भी बेटियों की शादी में खर्च हो जाएंगे। इसलिए मेरे पति मुझे हमेशा यही कहते थे, अपने ससुर के पास बैठो, उनका दिल जीतने की कोशिश करो। लेकिन जब मैं और मेरी बेटियां उनके साथ बैठी तो हमारा दिल नहीं लगता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे। अब भला ऐसे इंसान से कोई क्या बात करे, और बहुत अजीब बातें करते थे। रानी उनके साथ बैठकर बहुत खुश होती। अब जब वो उनके कमरे में होती तो हंसने की आवाज आती थी। हर समय उसके पास पैसे भी होते थे। एक दिन मैंने अचानक अपने ससुर के कमरे में जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। ससुर जी के हाथ में बहुत सारे पैसे थे और वह रानी को दे रहे थे। मैंने कहा, ये सब क्या चल रहा है, आप इतने सारे पैसे इसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह पैसे कम से कम 50,000 तो होंगे। उन्होंने कहा, यह इसकी पगार है। मैंने भी मौके पर चौका मारा और पैसे मांग लिए, कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। तो उन्होंने मेरे हाथ पर 1000 रुपए रख दिए। तो मैंने कहा, ये क्या, बहू को 1000 रुपए दे रहे हैं और नौकरानी को 50,000, जबकि इसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। मेरे पति कहते हैं, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। हम उनसे क्या बातें करें जब इनका इस उम्र में ये हाल है। वैसे भी इन्हें हमारी क्या जरूरत है जब उनकी सारी जरूरत ही कोई और पूरी कर रहा है। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आ गई, पति से टकराई तो पति बोला, क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह घूम रही हो। मैंने उन्हें सारा मामला बताया और हैरान रह गई और मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सच में उनको इतने पैसे देते हुए देखा है। मैंने कहा, हाँ, क्या मैं आपसे झूठ कहूंगी। तो मेरे पति कहने लगे, अभी तो तनख्वाह का टाइम नहीं है, आज 15 तारीख है, हम बीच में किसी नौकर को कोई पैसा नहीं देते और वैसे भी सारे नौकरों में खुद अपने हाथ से तनख्वाह देता हूँ और रानी की तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 है। मेरे पति गुस्से में ससुर के कमरे में गए और पूछने लगे कि आपने रानी को पैसे क्यों दिए। तो उन्होंने बताया कि रानी की बहन बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब क्या मैं अपने पैसों से किसी की मदद भी नहीं कर सकता, इसके लिए अभी क्या तुमसे पूछना पड़ेगा। वैसे भी मैं इतना बीमार रहता हूँ, ना जाने कब मर जाऊं। मैं चाहता हूँ जाते जाते नेक काम कर लूं।
और कुछ पुण्य कमा लूं जो ऊपर जाकर मेरे काम आए। तुम लोग क्या चाहते हो या पैसा मैं तुम्हें दे दूं? क्या फायदा है तुम लोगों का? ना तुम मेरे पास बैठते हो, ना मुझसे मेरी तबीयत का पूछते हो, ना मेरा ध्यान रखते हो। लेकिन तुम्हारी तो जान जाती है मेरा कुछ काम करने में, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पति को बहुत अफसोस हुआ और मुझे गुस्से में बोले कि आगे से पिताजी के कमरे में जाकर कोई फालतू बात मत करना। ही कहकर वह अपने कमरे में चले गए। और कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझे एक और बात बताई और कहा कि तुम्हें मेरी बात सुनकर घर में बहुत चौकन्ना रहना है, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है रानी पिताजी के साथ कोई चाल चल रही है। वह झूठ बोलकर पिताजी से पैसे लेती रहती है। कल जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे रानी का भाई मिला। मैंने उससे पूछा तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? उसने मुझसे कहा कि मेरी कौन सी बहन, मेरी तो एक ही बहन है जो आपके घर काम करती है और वह तो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बहन की बीमारी का झूठ बोला और वह भी वह बहन जो है ही नहीं। पति ने कहा ये लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम उसकी तरफ से होशियार रहना और उस पर नजर भी रखना। एक दिन मेरी दोस्त घर पर आई। मेरी दोस्त अक्सर मेरे घर आती रहती थी। हमारे घर पैसों की कोई कमी नहीं थी, शायद इसी वजह से वह मुझसे दोस्ती भी ज्यादा रखती थी, क्योंकि उन्हें मेरे घर अच्छा खाना मिलता था और चीज भी मिलती थी। और उन्होंने नौकरानी को देखकर कहा ये कौन है? मैंने कहा नौकरानी है। वह कहने लगी कैसी बातें कर रही हो, यह नौकरानी है। इसने जो सूट पहन रखा है वह कम से कम 10,000 का है। मैंने कहा क्या कह रही हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल, यही सूट मेरी एक भाभी भी लाई है और यह आजकल बहुत चल रहा है। बहुत कम लोग इतना महंगा सूट खरीदने हैं और तुम्हारी नौकरानी ने इतना महंगा सूट पहना है और तुम्हें पता ही नहीं। ये सूट तो तुम्हें अब पहनना चाहिए था। मुझे उस जलन होने लगी। मेरे घर की नौकरानी इतना महंगा सूट पहन रही है, वह सारे घर में ऐसे फिरती है जैसे घर की मालकिन यही हो और घर का कोई भी काम नहीं करती है। उसे सिर्फ खाना बनाने को कहा जाता है क्योंकि वह खाना अच्छा बनाती है। उसे सिर्फ किचन के काम ही करने होते थे। वो खाना बनाते ही ससुर के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वो ससुर के कमरे में बैठी थी और कमरे में हंसी की आवाज आ रही थी। मैं जाकर बोली जरा मैं भी तो सुनो, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? कहीं ससुर पर नोटों की बारिश तो नहीं कर रहे हैं? मुझे दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ की मालकिन थी, मेरा अपना घर था। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन मुझसे दरवाजा नहीं खुला। वह लोग अंदर हंसने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत अपने पति को कॉल करके सब बताया। ये सुनकर मेरे पति भी हैरान रह गए और कहने लगे पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है, कहीं ये लड़की हमें किसी केस में फंसा ना दे। ये लड़की तो दिन ब दिन पिताजी के करीब होती जा रही है। इसके तौर तरीके, इसके घर में रहने का अंदाज कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। ये सारे घर में मालकिन बनी घूमती है। अब तो ये हमारी बात भी नहीं सुनती। इसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इसको हमसे कोई डर नहीं रहा। एक दिन मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, अचानक मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने रानी से कहा रानी यह साफ कर दो। वह खाना बना रही थी तो उसने मुझसे कहा मैडम खुद ही साफ कर लो, इतना बड़ा तो काम नहीं है। और मैं उसकी सूरत देखी रही, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा नौकर हो, नौकर ही बनकर रहो, हमारे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं, समझी? कपड़ा उठाओ और यह साफ करो उस पर। उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रही हूँ, मुझे पहले खाना बनाना है और वैसे भी जो आपने गिराया है उसे आप ही साफ करें। उसने मुझसे जिद करनी शुरू कर दी। उसने वह साफ ही नहीं किया। हमारी आवाज सुनकर माली बाबा अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि हम लोग सफाई पर लड़ रहे हैं तो उन्होंने वह साफ किया, हालांकि वो उनका काम नहीं था। मैंने अपने पति को कॉल करके सब बात बताई। मैंने भी साफ नहीं किया, मुझे भी गुस्सा आ गया था।
मैंने अपने पति से कहा हम इसे काम से निकाल देते हैं। वो बोले ठीक कह रही हो, इससे पहले कोई मुसीबत आए इसे काम से निकाल देते हैं। फिर मेरे पति घर जाकर उसको इस माह का पैसे दिए और घर से जाने के लिए कहा, लेकिन वह घर से जाने की बजाय ससुर जी के कमरे में जाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया, कह दिया कि वह सो रहे हैं, जबकि वह जाग रहे थे। उसने कहा मेरा सामान वहां पड़ा है, मैं ले आऊं। मैंने कहा मुझे बताओ क्या सामान है, तो उसने मना कर दिया। वह खुद पिताजी के पास जाना चाहती थी, लेकिन हम पति पत्नी को उसकी चालाकी का पता था, इसलिए हम उसके सामने खड़े रहे। मैंने उससे कहा अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बानो। वह चली गई। उसके जाते ही मैं सुख का सांस लिया और सोचा कि यह काम हमने पहले क्यों नहीं किया। उसे लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, ना ही वह हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकलने के लिए हमें सोचना पड़ता है या कोई चाल चलनी पड़ती। वैसे भी नौकर तो आते जाते रहते हैं। मेरे पति ने कहा मैं और नौकरानी का इंतजाम कर लूंगा, जो खाना बनाया करेगी और किसी उम्र दराज औरत को कम पर रखेंगे, जिसका काम सिर्फ खाना बनाना होगा। घर से रानी को निकालकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी रानी को गए कुछ समय गुजर रहे थे कि अचानक रात में ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पति ने कहा शायद इनका समय आ गया है, जल्दी से सब लोग आ जाओ। हम सब लोग ससुर जी के पास गए, उनके सिरहाने बैठ गए। वह बहुत रो रहे थे, जैसे उन्हें कहीं दर्द हो रहा हो। मेरे पति ने पूछा पिताजी क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया। देवर के बच्चे भी वहां थे, तब उनको देख रहे थे, उनकी हालत पर अफसोस कर रहे थे, लेकिन उनके आसपास बैठे सब हैरान रह गए जब उन्होंने पूछा कि रानी कहाँ है। वह बार बार रानी को ही पूछ रहे थे, रानी कहाँ है, रानी को बुलाओ। हम सब खामोश हो गए। देवरानी ने कहा रानी कहाँ है भाभी, इस समय तो वह घर पर ही होती है। तब मेरे पति ने बताया कि उसे हमने काम से निकाल दिया। मेरे पति का इतना कहना था कि ससुर जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगे किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला है। हम सब लोग हैरान रह गए कि आपको कोई मसला है तो डॉक्टर को बताइए, रानी से क्या काम है। वो कहने लगे मुझे डॉक्टर की नहीं रानी की जरूरत है। ये सुनकर सबने अपने कान बंद कर लिए कि ससुर जी किस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मारता क्या ना करता। रात के 12 बजे रहे थे और उन्होंने शोर मचा रखा था कि रानी को बुलाओ। मजबूरन मेरे पति को रानी को लेने जाना पड़ा। उसको उसके घर से लेकर आए। पति ने बताया कि रानी बहुत नाटक कर रही थी, मुझे अपने तेवर दिखा रही थी, कह रही थी अब जब तुम्हारा बाप मर रहा है तो मुझे लेने आए हो। उस दिन मिलने भी नहीं दिया, जैसे तैसे करके आई है। उसका आना था कि मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए। वह ससुर का हाथ पकड़कर बैठ गई। सब घर वाले हैरान रह गए और कहने लगे इसे घर से निकालो। मेरे पति ने कहा इसीलिए मैंने इसको घर से निकाला था, लेकिन तुम सब ने देखा क्या हुआ। अब तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। मैं तो परेशान हो गया इन सब से। मेरे पति ने ऐसा कहा कि ससुर जी उसको घूरने लगे। वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उनका खून कर देंगे। रानी के चेहरे पर मुस्कान थी, वह बहुत खुश थी। ससुर ने फौरन रानी के हाथ में पैसे रखे और कहा तुम्हारा रोजगार कोई बंद नहीं कर सकता, मैं यही हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। और जो लोग ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो वह लोग सुन ले, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। अब सब जानते थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, कि एक लड़की का एक बूढ़े और बीमार आदमी के करीब होना, जो कि लखपति भी है। मैंने सबको बताया कि जब रानी अपने कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। सब लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए और कहा कि दुनिया से जाते जाते हमें लगता है बदनाम करके ही जाएंगे। दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है। पति ने कहा तुम सब मिलकर मेरी मदद करो, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। कि जैसे मुस्कुराते हुए आंखों में जीत
की खुशी, क्योंकि शायद उसे आ जाएगी, उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। मैंने सोच लिया कि मैं देखूंगी। मैंने रानी के कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था, लेकिन मुझे ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए थी। लेकिन उनको बताती तो वह मुझे ऐसा नहीं करने देते। लेकिन मसला हल करना चाहती थी। रानी किचन में खाना बना रही थी। मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और माली बाबा से कहा, कोई ये दरवाजा ना खोले जब तक मैं ना कहूँ। माली बाबा मेरी सब बात मानते थे। वो शुरू से हमारे घर में काम करते थे। मैं रानी के कपड़े पहनकर ससुर जी के कमरे में चली गई और दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया। वह मुझे देखकर समझे कि रानी आ गई। मैंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। ससुर ने कहा, ये क्या, आज तो तुम दुल्हन बनकर आई हो, क्या हो गया तुम्हें? तो मैं आगे से अपना सिर हिला दिया। बोले, अच्छा अच्छा, आज तुम दुल्हन हो, तुम दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। मैं जाकर उनके पैरों के पास पलंग पर बैठ गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही, शुभम की दुल्हन होना, शुभम बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा और इस दुनिया से जाऊंगा। शुभम और कोई नहीं, मेरे देवर का बेटा था और शायद उन दोनों का चक्कर चल रहा था। और यह बात ससुर जी को पता थी कि रानी सच में इस घर की रानी बनने वाली है, यानी इस खानदान की बहू बनने वाली है। और अब मैं क्या करती? मैंने कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने आवाज थोड़ी बदली और बाहर आ गई। मेरी सांस फूली हुई थी। किसी को नहीं पता कि मैं ये क्या सुनकर आई हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और माली बाबा से पूछा, इसे पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं। चैन का दरवाजा खोल दिया। मैंने इतना सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला था। मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। मैंने उन्हें कॉल की, लेकिन वह कहीं बिजी थे। जब वो घर आए, मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने पति को सारी बात बताई तो वह बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने घर में सबको ये बात बताई और शुभम की माँ को भी बताई। वह दूसरे घर में रहती थी। उसकी माँ ये सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद शुभम को बुलाया गया। जब शुभम घर आया तो उसने कहा, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और दादाजी को ये बात पता है, बल्कि शायद आप लोगों को एक और बात नहीं पता है, वो ये कि दादी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी थी और वसीयत भी लिख दी है कि वह इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमारी शादी होगी। वह तो इस लड़की के चक्कर में पागल बना बैठा था। वो कभी कभी हमारे घर आ जाया करता था, क्योंकि वो उनके साथ काम करता था, इसीलिए खाना खाने हमारे घर आ जाता था। शुभम बहुत मेहनती लड़का था। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए, लेकिन इसने तो नौकरानी को पसंद कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर वालों ने भी कहा, इसकी शादी हम एक नौकरानी से करेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उसने कहा, वह नौकरानी है तो क्या हुआ, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। दादाजी मेरे साथ हैं। ये भी जाकर ससुर जी से मिल गया और ससुर ने अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि कल इनका विवाह होगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इनका विवाह करके ही जाऊंगा। माँ बेचारी रुकते रह गई। हमारी आंखों के सामने उनकी शादी हो गई और घर भी खूब सजाया गया। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये थी कि ससुर जी का अचानक से देहांत हो गया। हम सब भी उदास थे, लेकिन एक खबर ने और ज्यादा परेशान कर दिया कि यह जायदाद का एक बड़ा हिस्सा रानी और शुभम के नाम कर गए थे। हम सब परेशान थे, क्योंकि हमारे घर का अपना ही बंदा इन सब चीजों में मिला हुआ था। हम जब भी यही सोचते कि काश हमने अपने ससुर जी को समझा होता, हमने उनकी खिदमत की होती। अगर हम भी उनके पास बैठने उनका दिल बहलाते तो उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी ही गलती है। लेकिन रानी और शुभम अपना बड़ा सा हिस्सा लेकर अपने घर चले गए। बाकी जायदाद में से हमें इतना ही मिला
कि जितना हमारा गुजारा चलता रहा, शुभम और रानी दौलत लेकर ऐसे गायब हुए जैसे किसी और देश में रहते हो। ना वह हमसे मिलने आते, ना बात करते। मेरे पति की तबीयत भी खराब रहने लगी। वह इसी कमरे में रहते जहां ससुर जी रहते थे। मैं उनका ख्याल रखती और उनसे बातें भी करती। वह कहते पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का हमेशा दुख रहेगा और पूरे खानदान को याद रहेगा कि इस खानदान में एक रानी नाम की नौकरानी आई थी और सबका दिल दहला कर चली गई थी। अब हमें नहीं पता वह लोग कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी।